नमस्कार। चीन ने धमाका कर दिया, जी हां, और अमेरिका देखता रह गया। अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भी चीन ने वो काम कर दिया जो मील का पत्थर साबित हो गया। जी हां, चीन ने अब तक के इतिहास में अपने वस्तु व्यापार में 1 ट्रिलियन का कमाई किया है। जी हां, 1 ट्रिलियन सरप्लस, यानी चीन जितने वस्तुओं का अपने पास में आयात किया, मतलब चीन के पास जितनी वस्तुएं चीन ने विदेश से मंगाई और जितनी बेची, उनके बीच का डिफरेंस 1 ट्रिलियन है। अपने आप में लाजवाब, और शायद विश्व अब इसको पचा नहीं पाएगा। जी हाँ, यहां पर बात बताता हूं, सुनिए। वस्तु के व्यापार में चीन ने जो व्यापार किया है वो लगभग 11 महीने में लगभग 3.4 ट्रिलियन मूल्य का सामान विदेशों को निर्यात किया है, लगभग। और इसमें 1 ट्रिलियन आप घटा दीजिए, लगभग 2.4, मतलब 2.4 ट्रिलियन के आसपास उसने अपने पास मंगाया सामान और निर्यात इतना का किया। यानी यदि आप माइनस करेंगे तो 1 ट्रिलियन आपके पास पहुंच जाएगा। और इसमें चीन की कारें, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, बैटरीज, जो लिथियम बैटरी है वो सब, और बहुत सारे चीजें हैं, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। चीन निसंदेह, इसमें कोई शक नहीं है कि चीन आज के तारीख में मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि चीन ने इतनी कारों का, इलेक्ट्रॉनिक वाहन का, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, ये सब, ये क्यों लोग परचेस कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात, चीन का सामान अब आज के तारीख में ड्यूरेबल हो चुका है। मतलब ड्यूरेबल का मतलब है कि पहले लोग बोलते थे चीन का सामान या कुछ दिन चलेगा, बस ऐसा नहीं। चीन ने अपने सामानों में, अपने गुड्स में लाजवाब काम किया है और उसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ी है, यानी ज़्यादा समय तक वो चल पा रहा है। और सबसे अच्छी बात चीन के सामान में यह भी है कि जहां विश्व उसके सामान से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहा, उसका एक मूल कारण यह भी है, क्योंकि सामान तो हो सकता है कि आप भी बना रहे हैं अच्छा हो, मैं भी बना रहा हूं अच्छा हो, लेकिन आप 10 रुपए में बेचिएगा, चीन उसको 4 रुपए में बेच देगा। फिर आप क्या कीजिएगा? आपका सामान कौन परचेस करेगा? यहीं पर चीन सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरता है। यहां पर एक बात ध्यान रखने की बात यह भी है, जो आपको बड़ा आश्चर्यचकित कर देगा। देखो, उसमें यह है कि जब से अमेरिकन टैरिफ लगाया, अमेरिका बहुत बड़ा बाजार है, ये चाइना का रहा है, लेकिन जैसे ही अमेरिकन टैरिफ लगाया, लोगों ने कहा कि चीन का वस्तु व्यापार जो कम से कम है वो धड़ाम से नीचे गिरेगा। हुआ नहीं, उल्टा। चीन ने अपने सारे रिकॉर्ड, पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इसका मूल कारण है, कहीं ना कहीं उसने नए रास्तों को खोजा, जैसे यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका। यहां पर उसने रास्तों को खोजा। यहां पर लैटिन अमेरिका की जब बात आ रही तो मैं आज बता देता हूं, एक न्यूज़ आया हुआ है मैक्सिको से। उसने कहा है कि वह चाइना, ब्राज़ील और एशिया की बहुत सारी कंट्रीज और भारत पर भी टैरिफ लगाएगा। यानी कहीं ना कहीं मैक्सिको अब धीरे धीरे अमेरिका के खेमे में जा रहा है, क्योंकि अगले साल जो आने वाला है, अगला साल, उसमें अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको तीनों मिलकर के कुछ एग्रीमेंट करेंगे ट्रेड पर। ठीक है, उनके बीच में ऐसे भी एक, क्या कहता है, एक संगठन है, ट्रेड संगठन, जिसको ना नेफ्टा कहा जाता है। थोड़ा रिवाइव किया जाएगा। अब मैक्सिको चाहता है कि अमेरिका को थोड़ा खुश किया जाए, है ना। तो मैक्सिको ने कहा कि जैसा अमेरिका पॉलिसी है हम भी वही करेंगे। उसने भी कह दिया, मैं भारत के बहुत सारे सामानों पर, चाइना के बहुत सारे सामानों पर, ब्राज़ील के और एशिया की बहुत सारी कंट्रीज पर टैरिफ लगाएंगे। तो हो सकता है आने वाले समय में लैटिन अमेरिका में जो मैक्सिको का एरिया है वहाँ पर कम से कम देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी अभी भी ये सब स्थान जबरदस्त है। उसके बाद दूसरा बात, चीन के पास वैरायटी है। देखो, मान लेते हैं रसिया और भारत के साथ जो ट्रेड होता है, रसिया भारत को क्या देता है? ऑयल, और दूसरा देता है क्या? वेपन्स। तो रसिया किसी भी देश को यदि कुछ भी देगा तो यही 2 चीज है। अब तुम्हारे पास साबुन भी हो, सर्फ भी हो, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स भी हो, लैपटॉप भी हो, मोबाइल भी हो, मिसाइल भी हो, सब कुछ हो, तो वाजिब बात है आपकी दुकान पर लोग ज्यादा जाएंगे, आपके देश में लोग ज्यादा जाएंगे, ज्यादा सामान परचेस करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है डाइवर्सिटी, यानी विविधीकरण। चाइना के पास इतने सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, तरह तरह के सामान बनाते हैं, वह भी कहीं ना कहीं इसको बूस्ट करता है, उसके ट्रेड को। चीप, साथ साथ ड्यूरेबिलिटी और डाइवर्सिटी, ये कहीं ना कहीं चाइना को अधिक लेके जाता है, अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भी। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, चाइना ने, और सबसे ज़्यादा चाइना ने यदि बढ़ोतरी कहीं पर की है, खासकर अमेरिकी टैरिफ के बाद, तो वो है दक्षिण पूर्व एशिया, यानी आसियान कंट्रीज। वहाँ पर
माना जा सकता है कि इस क्षेत्र में, जो आसियान कंट्री के क्षेत्र में है, पिछले 11 महीने की जो सर्वे आए हैं उसमें बताया गया है कि 245 अरब डॉलर पहुंच गया है चाइना का वस्तु निर्यात, जो पहले एक साल पहले 2024 में 191 अरब डॉलर से था। मतलब इतना बड़ा जंप, आप सोच सकते हैं कहां 191 और कहां 245 यानी। और इसमें सबसे अच्छा है वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, इन सब में हुआ है वृद्धि। अब आते हैं सेक्टर वाइज, यदि कहा जाए तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन की जो, खासकर वाहन तो है ही, जैसे उसका BYD जो कंपनी है टेस्ला को जबरदस्त टक्कर दे रहा है, जबरदस्त, सब जानता है इस बात को। BYD कंपनी, उसकी जो वाहन कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनी, वो जबरदस्त मार्केट पकड़े हुई है यूरोप को और साउथ ईस्ट एशिया को, जबकि टेस्ला वैसा नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा है? टेस्ला अमेरिकन कंपनी है, उसका रेट ज्यादा है, बात समझिए। और उससे ज्यादा खूबी BYD जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाता है, चाइनीज कंपनी, वो दे रहा है। तो वाजिब बात है, उससे ज्यादा खूबी और चीप रेट पर मिले तो लोग क्यों उसे ले। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वाहन और इलेक्ट्रॉनिक वाहन की जो बैटरी निर्यात में है, जबरदस्त प्रगति चीन ने किया है। माना जाता है रेयर अर्थ मेटल का चीन पर एकाधिकार है। 90% से ज्यादा रेयर अर्थ मेटल्स चीन में ही प्रोडक्शन होता है। लोगों की मजबूरी है कि जब रेयर अर्थ मेटल सबसे ज्यादा वहां आता है, और रेयर अर्थ मेटल बहुत जरूरी है बैटरी और इलेक्ट्रॉनिक वाहन बनाने में, तो चीन बनाएगा। और चीन ने तो बाकायदा भारत तक को कह दिया कि हम तुमको सब सामान देने को तैयार है रेयर अर्थ मेटल्स का, लेकिन तुम अमेरिका को नहीं दे सकते हो। अमेरिका ने कई बार नाराजगी व्यक्त की है कि तुम अपना रेयर अर्थ मेटल मुझे नहीं पहुंचा रहे हो। तो आप समझ सकते हैं चीन ऐसा क्यों कर रहा है। अब देखिए, केवल बैटरी व्यापार से 64 अरब डॉलर कमा चुका है चीन। अधिशेष है, प्योर, मतलब इसमें यह नहीं कि जो आया और गया, एकदम प्योर 64 अरब डॉलर तो केवल बैटरी व्यापार से कर दिया। यह बताता है चीन कितना तेजी से आगे बढ़ा है इस क्षेत्र में। फाइनेंशियल टाइम की रिपोर्ट के अनुसार, जरा सुन लीजिए क्या क्या कहा गया। 10 महीने में बोला जा रहा है, जरा सुन लीजिए। ऑटोमोबाइल में आइए, ऑटोमोबाइल में जरा देखिए। ऑटोमोबाइल में मैं इलेक्ट्रॉनिक वाहन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ऑटोमोबाइल मतलब पूरे वाहन की बात कर रहा हूं। 10 महीने में लगभग जब सबसे ज्यादा प्रगति उसने की है ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, 22 अरब डॉलर से बढ़कर के 66 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। अब आप सोच सकते हैं, ये उस स्थिति से बिल्कुल पलट है। आज से यदि आप 3 साल पहले की बात करेंगे तो चीन इलेक्ट्रॉनिक वाहन में डिफिसिट में था, घाटा में था। जितना वह बेचता नहीं था, उससे ज्यादा उसके देश में आता था। और आज वो 66 अरब डॉलर रुपए शुद्ध मुनाफा कमा रहा है। एकदम उलट दिया। और ये तब तो और भी बड़ी बात हो जाती है जब जापान, जो विश्व में कभी 1 नंबर पर था ऑटोमोबाइल में, अमेरिका को पिछाड़ते हुए, अमेरिका की फोर्ड कंपनी, जनरल मोटर्स धड़ी रह गई। और जापान ने अपने ऑटोमोबाइल में, चाहे वो टोयोटा हो, चाहे जापान का सुजुकी हो, होंडा हो, उसने इतने तेजी से विकास किया कि वो नंबर 1 हो गया था ऑटोमोबाइल में, और जापान को पीछे छोड़ दिया। और सबसे बड़ा ऑटो निर्यातक देश बन चुका है आज के तारीख में चीन। और ये 2023 से लगातार उसी जगह पर है। कभी जापान जहां था, यहां पर वो है। अब आप सोच सकते हैं कि इसने, जहां पर इसे घाटा होता था, वहां पर भी इसने प्रॉफिट कर दिया। यहां पर भारत की स्थिति भी मैं आपको बताऊंगा, इसको सुनने की जरूरत है आज। जहां इसने 1 ट्रिलियन, है ना सर, 1 ट्रिलियन की कमाई करनी है, भारत का 41 बिलियन का घाटा है। सोच सकते हैं, हमारे पास में 650 से 700 के बीच में विदेशी मुद्रा भंडार है, बिलियन डॉलर। आप एग्जैक्ट फिगर मैं नहीं बता पाऊंगा अभी, लेकिन 650 से लेकर 700 के बीच में हमारा बिलियन US डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार है। अब सोच लीजिए, यदि प्रत्येक साल हमारा 41 बिलियन से लेकर के इससे ज़्यादा का घाटा होता है, तो क्या होगा आगे चल करके। कहीं ऐसा तो नहीं कि विदेशी मुद्रा भंडार पर हमारा प्रश्न चिन्ह लग जाए। मतलब एक तरफ चीन अपने यहाँ विश्व से पैसा को मंगा रहा है, तो हमारे यहाँ हम लुटा रहे हैं। मजबूरी है, क्यों? क्योंकि चीन आज के दौर में विश्व का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, आपने पढ़ा है, हर जगह पढ़ा कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन है, तो आप कहेंगे सर अमेरिका। मालूम है, जीडीपी के मामले में अमेरिका सबसे ऊपर है, लेकिन पीपीपी के मामले में चाइना नंबर 1 पर है। और आज से नहीं है, पिछले 2-3 साल से चाइना पीपीपी के मामले में, जरूर पढ़िएगा इस चीज को, पीपीपी क्या होता है। एक्चुअल जो किसी देश की शक्ति होती है ना सर, वो पीपीपी के आधार पर ही मानी जाती है। बताते हैं क्या, सुन लीजिए। मान लो कोई सामान अमेरिका में 50 रुपए में है, और वो सामान चाइना में या भारत में 20 रुपए में है।
उसके आधार पर बताइए कौन कितना ताकतवर देश है। यदि उसके आधार पर आप आएंगे तो वो पीपीपी है, और इस आधार पर चाइना विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमिक शक्ति है, और सेकंड नंबर पर आता है अमेरिका, और तीसरे नंबर पर भारत है। जबकि आप पढ़ते होंगे कि वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी भारत है, चौथी सबसे बड़ी है, आप ऐसे पढ़ते हो, ठीक है। तो लेकिन सच्चाई यह है कि हम यदि पीपीपी पर आएंगे तो पुतिन साहब आए थे अभी, उन्होंने बाकायदा कहा कि भारत वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। कि किस आधार पर कहा? इसी आधार पर कहा था, पीपीपी के आधार पर। तो आप सोच सकते हैं। आइए कुछ और बातें कहते हैं, सुन लीजिए। अफ्रीका में भी जबरदस्त उन्होंने व्यापार किया है, लगभग 27 अरब डॉलर का व्यापार किया गया है, मुनाफा है ये। यूरोपीय संघ में लगभग 20 अरब डॉलर का, लैटिन अमेरिका में 9 अरब डॉलर का। मतलब सबसे ज्यादा यदि कहा जाए तो दक्षिण पूर्व एशिया, जबरदस्त वृद्धि के साथ। लेकिन कुछ बातें हैं जो इसके कमजोर पक्ष हैं। कमजोर पक्ष क्या है कि चीन जो पैसा कमा रहा है, जरा समझिए, यह है चीन का अपना देश जहां पर सामान बन रहा है। सच्चाई है कि चीन का डोमेस्टिक कंजप्शन जो है, यानी घरेलू जो उपभोग है, वो धीरे धीरे बहुत कम होता जा रहा है। पहला पॉइंट, मतलब चीन सामान तो बना रहा है अपने देश में, लेकिन उसके देश वाले ही उस सामान को कम परचेज कर रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वहां पर सुस्ती देखी जा रही है। सुस्ती एक प्रकार से महंगाई का उल्टा होता है सुस्ती, मतलब आप उसको कह सकते हैं अपस्फीति, ठीक है। मुद्रास्फीति का जस्ट उल्टा होता है अपस्फीति। अब जरा समझिए, यदि कोई आदमी धंधा कर रहा है तो वो क्या चाहेगा कि उसे आज उसका सामान 10 रुपए में बिका है, कल उसका सामान 12 में बिके, फिर 1 साल के बाद 13 में बिके, तभी तो वो प्रोग्रेस करेगा। लेकिन मान लो यदि मैं आपसे कहूं आज आपने सामान बनाया 10 रुपए में और अगले साल आपको 9 रुपए में उसी सामान को बेचना होगा, तो अब किसी दिन तो बताइए उद्योग चल पाएगा? एक दिन आ करके उद्योग बंद हो जाएंगे। चीन में स्थिति यह है कि वहां पर जो सुस्ती है, इस कारण से एक निराशा का भाव है उद्योग में। लेकिन उस निराशा के भाव को पॉजिटिव कौन कर रहा है? निर्यात। जरा ध्यान से समझिएगा, मतलब चीन में जरूर महंगाई कम हो गई है, जो लोगों के लिए अच्छा होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि महंगाई कम होने के बावजूद भी वहां पर लोग खरीद नहीं रहे हैं सामान को। पहला पॉइंट, कितना खरीदेंगे, उतना कंजप्शन है नहीं। दूसरा पॉइंट, महंगाई यदि कम है तो वो उद्योग को हमेशा नुकसान करती है। कोई भी, कृषि हो चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका माल ज्यादा दाम में बिके। लेकिन चाइना में जस्ट अपोजिट है। एक तरफ चाइना जबरदस्त निर्यात करके 1 ट्रिलियन कमा रहा है, और दूसरी तरफ उसके देश में मांग कम होते जा रही है, सुस्ती का माहौल है। ये दोनों बहुत विरोधाभासी है, ये कंट्रडिक्शन है दोनों के बीच में। आईएमएफ ने बाकायदा चेताया है चाइना को कि जल्दी तुम ये सब चीज को सुधारो। 2 चीजें इससे हो रही है। आईएमएफ ने पहली बात कहा कि तुम जो हो केवल निर्यात के दम पर तुम अपनी जीडीपी को बचा कर रखे हुए हो। यदि तुम्हारा निर्यात कल को कम हो जाए, मान लो कल अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाया, आज मेक्सिको बोल रहा है, कल को 50 देश और बोल देंगे हम टैरिफ बढ़ाएंगे, तो फिर क्या होगा? आपका घरेलू मांग कम होने के कारण आपके यहाँ पर फैक्ट्रियां धीरे धीरे कम हो जाएगी। आवश्यकता इस बात की है, आईएमएफ ने कहा है कि तुम अपने यहाँ पर घरेलू कंजप्शन को बढ़ाओ, ज्यादा निर्यात पर डिपेंडेंट मत रहो। कल को तुम्हारा निर्यात यदि गिर गया तो तुम्हारी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, ठीक है। इस बात को समझिए। तो ये चीन। और दूसरा पॉइंट, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चीन जो है अपनी मुद्रा को कहीं ना कहीं, अपने युआन मुद्रा को मैनिपुलेट करके थोड़ा डॉलर से कम मूल्य पर रखा हुआ है। डॉलर, पाउंड, ये सबसे कम मूल्य पर रखा हुआ है। तो वाजिब है कि चीन का, इस कारण से चीन सस्ता में चीनी सामान इन लोगों को मिल जाता है। तो कल को इसका कोई भरोसा नहीं है कि यदि कल को मान लो कि चीन के रिस्पेक्ट में जो अन्य मुद्राएं हैं, यदि उसने अपनी रेट को कम कर दिया तो फिर आपका सामान भी उतना ही कॉस्टली हो जाएगा जितना दूसरे का। तो यह भी बोला गया है कि इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं इस बात को। जैसा कि मैंने आपसे कहा, चीन निर्यात बहुत जबरदस्त कर रहा है, लेकिन घरेलू समस्याएं हैं उसको पार होना पड़ेगा। मुद्रास्फीति नहीं है चीन में, इसका एक बुरा प्रभाव पड़ता है। और आईएमएफ ने बाकायदा बता दिया है कि यह विरोधाभास है, बीजिंग को कहीं ना कहीं संतुलन क्रिएट करना पड़ेगा, और ज्यादा लॉस कोई अदर देश भी बर्दाश्त नहीं करेगा, वो भी कोई ना कोई स्टेप उठाएगा। यदि उठाएगा तो कल को आपका निर्यात कम हो जाएगा। फिलहाल आज का दिन इसका नहीं, आज का दिन है चीन की बढ़ती हुई ताकत, जिसने एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अपने आप को एस्टेब्लिश कर दिया है। और आज चीन 1 ट्रिलियन के रिकॉर्ड
वस्तुओं के निर्यात में जो अधिशेष को प्राप्त किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। फिलहाल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।